लास्ट जो हमने कवर अप किया था वो हमारा आई गेस यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था ना, कम्युनिकेशंस वगैरह। ठीक है, अभी हमें क्या समझना है, तो जितना भी चीज़ हमने अभी तक सीखा अगर उस पूरे पार्ट को रिकॉल किया जाए जो लास्ट हमने कवर अप किया था, उसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे को एक तरीके से देखा जाए तो कितनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। देखो हमने ये ऑलरेडी कवर अप किया अभी, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये क्या है सारी चीज़ें, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इवेंट होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट तो ये है, क्योंकि जब तक कोई ट्रांजैक्शंस इवेंट वगैरह नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, मेरा पैसा इन्वॉल्व है, ये होना ज़रूरी है। उसके बाद जब ये होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के प्लेसेस कौन कौन से हैं मेरे पास, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और ये अदर, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द सब्सिडरी बुक्स, इन्हें सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स, इन सब के ऊपर चैप्टर हमारे पास अलग है। ये एक चैप्टर का नाम है आपके पास कैश बुक, और ये जितने भी डाटा अवेलेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक अलग चैप्टर है जिसका नाम आता है अदर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जैसे हमें सब कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप आता है मेरा क्लासिफिकेशंस का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स के क्या बना देते हैं, ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन्स या फिर सिमिलर अकाउंट। कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है उनको एक जगह उठा के रख देंगे और उसको एक नाम दे देंगे, क्या, अकाउंट। ठीक है, ये सब कौन से स्टेप में होता है, क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हम अगले स्टेप में जाते हैं, उसका नाम क्या है, समराइज करते हैं। समराइजिंग में क्या क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे, एंड एक बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद समराइज कर दिया, समराइज करने के बाद हम अपने सारे डाटा को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन से रिजल्ट निकल के आए, जो रिपोर्ट वगैरह बनाई है, उसे पब्लिश कर दिया जाएगा ताकि उसे इंटरेस्टेड जो भी यूजर्स हैं वो पढ़ पाएँ। ये हो गया पिछली क्लास का रिकॉल एक तरीके से। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो देखो अगला जो हमारे पास पार्ट अवेलेबल है ना, इसके अंदर हमें क्या सीखना है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो अकाउंट्स के टाइप्स क्या हैं, तो डरने वाली यहाँ पे एक छोटी सी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि दिखने में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं आपको। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कितने तरीके की अकाउंटिंग होती है। तो पहली अकाउंटिंग होती है मेरा जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, ये आपको केवल और केवल आप अपने बिजनेस का या फिर किसी भी बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हो, बस ये बताती है, जिसके थ्रू हम क्या निकालना सीख सकते हैं कि हमने उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट जनरेट किया या फिर कितना लॉस जनरेट किया। ये सब कुछ आप कहाँ सीखने वाले हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो आप अपने 11th क्लास के सिलेबस में सीखोगे। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी हमारे पास। और बेसिक छोटे मोटे अकाउंटिंग वगैरह के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, कैश बुक कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे बनता है, वो सब बेसिक चीज़ें आपके पास जो अकाउंटिंग की हैं वो सब यहाँ सीखने वाले हो आप। उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाओगे, अकाउंट्स में और आगे जाना शुरू कर दोगे, तब आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मिलेगा अपने ग्रेजुएशन के अंदर, BCom, BBA, MBA वगैरह जब जो भी आप करोगे ये सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ये सब भी। ठीक है, तो इनका कुछ पोर्शन हमारा इन दोनों में मिलता है देखने के लिए। तो 12th में कौन सी अकाउंटिंग आती है ना, 12th में आती है इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग जिसे हम बोलते हैं कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग। की पार्टनरशिप में अगर लोग काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कहाँ पे, 12th के अंदर। ये 12th का सिलेबस है आपका। तो अभी के लिए द गुड न्यूज़ इज़ कि 12th क्लास के अलावा जो आप जाओगे तो ये मिलेगा। 11th क्लास में कुछ नहीं है, 11th में बस इतना सा पोर्शन है, ये वाला सिंगल। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, किस किस चीज़ के लिए कौन कौन से अकाउंटिंग काम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसके अगर थोड़ा सा और वर्ड्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो कैसे कि हम क्या क्या करते हैं, तो क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है ये, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फिर उसको क्या करेगा, वो समराइज करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा और कम्युनिकेट करेगा किसके पास, कम्युनिकेट क्या है, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करेगा यूजर्स के पास। बस द एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट मतलब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं क्या हो, क्या निकालते हो आप, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड। मतलब 1 साल खत्म होगा मेरा, उस 1 साल खत्म होते ही हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, हमें बस इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके अंदर और कुछ नहीं। और मुझे क्या मिलता है इसके अंदर, एक बैलेंस शीट मुझे पता लग जाती है जो मुझे क्या बताती है कि मेरे बिजनेस में हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितना मैंने कर्जा लेके रखा हुआ है, और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह जो भी करना होगा वो हम उनके बेसिस पर करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुझे केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ तक सीमित है बस। लेकिन अगर हम और आगे जाते हैं तब मुझे
दूसरी तरीके की अकाउंटिंग्स में क्या क्या देखने को मिलता है। लाइक अगर बात की जाए कॉस्ट अकाउंटिंग की देखो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली किस काम आती है। अब एक बात बताओ, ठीक है, आप किसी भी स्कूल में अगर आप जा रहे हो जैसे, या फिर आप एक लगा लो कि स्कूल में स्कूल कैसे जाते हो आप, वैन वैन आती है ना, ठीक है, वैन में कितनी सीटिंग है? अच्छा, अपने खुद की कार जाते हो, चलो स्कूल में वैन्स वगैरह भी होती हैं जाने के लिए। तो एक वैन में मेरे हिसाब से शायद 8 से 12 बच्चे बैठ जाते हैं शायद, है ना, इतने बच्चों की सीटिंग मैंने जहाँ तक मुझे देखा है, मैंने एनालाइज किया है, 8 से 12 बच्चों की सीटिंग आराम से होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वो बंदा जो भी चला रहा है गाड़ी, खर्चा तो हो ही रहा है ना, तो वो अपने लिए वैन चलाते टाइम उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है चलाने के लिए, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस। आपके घर से लेके जाएगा वो, आपके घर से लेके मतलब एक कॉलोनी से लेके जाता है बेसिकली, घर से बात छोड़ दी जाए तो कॉलोनी, बिकॉज पूरी कॉलोनी में घूमता है वो, तो एक कॉलोनी से लेके एक स्कूल जाएगा, लेट सपोज केवी सेक्टर 12 तक के वो बच्चे लेता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चे उसने पिक किया और वो ड्रॉप करेगा और उन्हें छोड़ने भी जाएगा। अब इस पूरे ट्रेवल में उसका खर्चा कितना आया, उसकी कॉस्ट कितनी आई, ठीक है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमें सामने वाले कस्टमर से चार्ज कितना करना है, क्योंकि वो 8 बच्चे अगर लेके जा रहा है या 12 बच्चों की सेटिंग लेके जा रहा है, तो पर स्टूडेंट क्या प्राइस रखे, ठीक है, पर स्टूडेंट क्या प्राइस रखे ताकि उसको ना नुकसान हो, प्रॉफिट ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है नुकसान के लिए कौन ही काम कर रहा है, बट हमें ये तो पता लगना चाहिए ना कि एटलीस्ट उसका खर्चा कितना आ रहा है। तो अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे उसका पूरे महीने में ये इस तरीके से अगर चार्जेस देखे जाते हैं तो 20 से 25 दिन का आपका स्कूल चलता है, ठीक है, इतने दिन में ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ उसका खर्चा कितना आ रहा है, 1200 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। और हम कहते हैं भाई ये केवल 10 स्टूडेंट्स का एवरेज लगा के चलता है, तो 10 स्टूडेंट्स का इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 1200। अगर ये कम से कम 1200 रुपये लेगा तो उसका केवल खर्चा निकलेगा, कमाएगा क्या। अब ये इसको पता लग गया कि मेरा 1200 रुपये तो मुझे कम से कम लेने हैं, अब ये चाहता है भाई मेरे को कुछ कमाई भी चाहिए, तो मैं 20% इसमें ऐड कर लेता हूँ। 20% महीने का अगर इसमें ऐड करेगा तो 12,000 का 20% लगा लो, या एक काम करो 1200 का ही 20% लगा लो, तो 1200 का 20% होता है 240 रुपये। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज राउंड फिगर पकड़ा जाए इतना अमाउंट होना चाहिए। ये कैसे पता लगाया हम लोगों ने, ये कॉस्ट कहाँ से आई ये वाली, इन कॉस्ट के अंदर क्या क्या उसने ऐड किया, पेट्रोल खर्चा ऐड किया होगा इसने अपना, है ना, पेट्रोल खर्चा ऐड किया होगा, रिपेयर चार्जेस ऐड किए होंगे, इंश्योरेंस के चार्जेस ऐड किए होंगे, है ना, ड्राइवर की सैलरी इसने ऐड की होगी अपनी, कुछ और भी खर्चे ऐड किए होंगे, डीजल ऑयल मोबिल ऑयल जो लगता होगा गाड़ी के वो भी ऐड किया होगा। ये सब कुछ कहाँ सीखोगे आप, ये सब कुछ सीखोगे आप इस वाली अकाउंटिंग के, इसका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसीलिए इसका नाम ही है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब क्या है, ये खर्चों के बारे में बात करती है अकाउंटिंग, बस क्या मतलब है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बताती है नहीं, सर्विसेज कॉस्ट बताएगी नहीं बताएगी, ठीक है। लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इन सब के लिए मुझे क्या बनाना पड़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये क्या करता है, इट असर्टेन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, एक सामान बनाने में कितना खर्चा लगा, या फिर सर्विसेज अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो वो सर्विसेज देने में मेरा कितना खर्चा लगा, ये सब कुछ कहाँ पता लगता है मुझे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। नाउ हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसीजन मेकिंग, ये जैसे प्राइस फिक्सेशन और कंट्रोल रखने के लिए कि भैया मेरा खर्चा जो हो एटलीस्ट रिकवर हो जाए, ठीक है। इन सब के लिए मेरे पास कौन सी अकाउंटिंग आ गई बीच में, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर। नाउ अब कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम आगे चले मूव करें तो अगली अकाउंटिंग मेरे पास जो देखने को मिलती है वो होती है मेरे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग गिव्स, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है कि भैया मेरे को अपना पैसा किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। देखो अगर मुझे पता है कि मेरे पास 10 लाख पड़े हैं तो मैं इस 10 लाख को कैसे मैनेज करूं, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मुझे मिलेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिलेगी। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मुझे भाई फ्यूचर में ना 10 लाख रुपीस का मेरे को चाहिए कर्जा, एक इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे फ्यूचर में जाके, मतलब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है मुझे, तो ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ मैं, या फिर कहाँ से फंडिंग उठाऊँ, बैंक से लोन ले लूँ, या फिर अपने खुद की इक्विटी बेच दूँ, मतलब मार्केट में शेयर बेच देता हूँ अपने बिजनेस का, वहाँ से पैसा मुझे मिल जाएगा। तो इन सभी में कितना मुझे चाहिए, वो ऑप्शंस वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ सीखूंगा मैं, कैसे पता लगेगा, वो सीखेंगे हम यहाँ पे। हम पैसे को मैनेज करना सीखते हैं बस,
ठीक है, ताकि वो पैसा हमें फ्यूचर में ज़्यादा गुना कमा के दे, दैट्स इट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट कंसर्न विद द जनरेटिंग, क्या करता है ये, जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फंड्स, कॉस्ट्स, प्रॉफिट्स एक्सेट्रास, ठीक है। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इट इनेबल्स अ मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट में लोग काम करते हैं ना, कुछ ना कुछ लोग, उनको डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि भाई आप कितना डिसीजन ले रहे हो। जैसे मेरे को पता है ना कि भाई मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन देने को बैठा हुआ है, अब 4 लोग पैसा देने के लिए बैठे हुए हैं, ए बैठा हुआ है, बी बैठा है, सी बैठा है, डी बैठा, किससे लूँ पैसा, मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी ना भाई, ये बंदा मेरे को किस इंटरेस्ट पे, क्योंकि कोई हर बंदा पैसा फ्री में थोड़ी देगा, इंटरेस्ट रेट लेगा मेरे से। तो जो भी कर्जा मुझे दे रहा है बंदा, वो कर्जा कितना कर्जा दे रहा है, ये दे रहा है 5, ये दे रहा है 10% पे, ये दे रहा है 8% पे, ये दे रहा है 9% पे, ये दे रहा है मुझे 11% पे, कौन सा वाला बेटर है, क्या मुझे ये सारे फैक्टर्स चलेंगे। तो सबसे सस्ते की बात की जाए तो ये सबसे सस्ता दे रहा है, तो ये उठा लेते हैं। लेकिन क्या इसके ऊपर एक सिंगल पॉइंट को डिसीजन लेके आप डिसीजन ले सकते हो, आपने एक सिंगल पॉइंट देखा और आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो इससे ले लेते हैं, नहीं, देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स ऑल्सो, कि भैया ये 8% अगर दे रहा है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एक्स्ट्रा और भी हैं क्या, इसकी कितने टाइम के लिए दे रहा है, क्या चीज़ें दे रहा है, तो वो सारी बातें आप कहाँ सीखने वाले हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो ये आगे जाके सीखोगे, अभी के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि किसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट दे देगा भैया ये ऐसी बात बोली जा रही है, इसका रीज़न क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वहाँ मिल जाएंगे आपको आंसर्स, ठीक है। टीचर्स वगैरह बहुत कम कराते हैं इसको, तो इसलिए पता होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग में पढ़ने जा रहे हो, तो अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शंस में एक्चुअली टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो अकाउंटेंसी की अगर बात की जाए तो देयर आर 3 थिंग्स जहाँ पर आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बुक्स में आपको ना एक टेबल दिया हुआ पूरा कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। 3 टर्म्स होती हैं, एक होती है बुक कीपिंग, एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी वाइडर टर्म है, अकाउंटेंसी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब बताता है कि भैया आपको इतना दायरा है आपका, इसके अंदर अंदर रह के आपको काम करना है, ठीक है। ये अगर बोला जाए ये अकाउंटेंसी है, ठीक है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, अकाउंटिंग मिलेगी, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, बुक कीपिंग देखने को मिलेगा। अकाउंटेंट ऐसे काम करता है सारी चीज़ें। लेकिन मेजरली जो एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो कहाँ मिलेंगे, केवल और केवल इसमें और इसमें, बस इन दोनों में जंग होती है और इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि भैया इनको मुझे अलग अलग करके बता दो क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही दिखाई दे रहा है आपको कि बुक कीपिंग का जो दायरा है ना, बुक कीपिंग का जो दायरा है वो कितना कितना है, केवल आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई कर दो, बस। प्रॉफिट निकालने के बारे में ये बात नहीं करता। ये सब बातें कहाँ होती हैं, ये सब बातें होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। इसके बाद अगर मैं देखूँ ये सारे पॉइंटर अगर देखे जाएं, ये सारे पॉइंटर थोड़े जाने पहचाने नहीं लग रहे, किसके हैं ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हैं ना सारे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में ऊपर के 4 स्टेप्स हैं हमारे पास, 4 पॉइंट्स हैं, ये किस में आ रहे हैं, बुक कीपिंग में। उसके बाद के 4 स्टेप्स हैं वो किस में आ रहे हैं मेरे, ये सारे अकाउंटिंग में आ रहे हैं। क्लियर। तो पहला मेजर डिफरेंस तो मुझे यही मिल गया कि इनका स्कोप कहाँ तक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, जब ये हो जाएगा उसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया मेरा सेकंड स्टेज हो गई मेरे लिए। तीसरा डिफरेंस अगर बात की जाए, बुक कीपिंग को करने के लिए मुझे किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा, स्किल वगैरह वाला बंदा वो सब नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें, ये वाला जो स्टेप्स है ना, ये हमारे घर के आसपास जितने भी दुकानें हैं छोटी मोटी सब करते हैं और सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। रिकॉर्ड ही तो करना है, क्लासीफाई तो करना है, पेज उन्होंने अपने अलग अलग बना ही रखे हैं, तो क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ तक का जो एरिया, ये वाला एरिया, ये कौन कर सकता है, ये जूनियर स्टाफ करता है, ठीक है। जूनियर स्टाफ मतलब जो अनस्किल्ड है, काइंड ऑफ कह सकते हो, केवल नॉर्मल थोड़ा काम आना चाहिए, काफ़ी है। और ये करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर स्किल्ड पर्सन चाहिए, ठीक है, जिसके पास क्या होने चाहिए, एनालिसिस की पावर होनी चाहिए, बंदे के पास एनालिसिस वगैरह करने आनी चाहिए उसे, और एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैवी नॉलेज वगैरह चाहिए, वो सब चीज़ चाहिए यहाँ करने के लिए। क्लियर। चलो अब इसमें ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं ये मैंने आपको बता दिया कि आप इजीली यहीं से पता लगा सकते हो। अब चलते हैं बड़े जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो देखो ये आपका जो पॉइंट था ये वाला, ये हमने ऑलरेडी इसी वाली स्लाइड में कवर अप कर लिया कि बुक कीपिंग एग्जैक्टली कैसे काम करती है। तो बुक कीपिंग में क्या क्या काम करोगे ये एक बार पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंस पर चलेंगे। देखो क्या लिखा है,
बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग के बारे में मेरे को पॉइंटर ने बोला कि भैया पहला पॉइंट, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन मॉनिटरी एस्पेक्ट। मॉनिटरी एस्पेक्ट्स का मतलब पैसा, सिंपल। मैं बुक कीपिंग में केवल और केवल क्या करता हूँ? रिकॉर्ड करता हूँ ट्रांजेक्शन्स को। किस फॉर्म में? पैसे के फॉर्म में। कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया जर्नल एंड लेजर, ठीक है, इनमें रिकॉर्डिंग कर दूंगा मैं, बस हो गया मेरा काम। इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मेन कंसर्न क्या है? केवल एक ही है, ये डाटा को मेंटेन करेगा, ठीक है, और उसको संभाल के रखेगा, बस। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, बस। देन द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन। डेली बेसिस से मुझे करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन तो डेली होंगी, तो मुझे रिकॉर्डिंग डेली करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशंस वगैरह का वाला पार्ट डेली होगा। इसका मतलब क्या है? एंड क्लरिकल इन नेचर, ठीक है, क्लरिकल नेचर का काम मतलब डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करने वाली सारी चीज़ें हैं। तो एंड कैन बी परफॉर्म्ड, इसे कौन कर सकता है? बाय अ पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। छोटी मोटी नॉलेज चाहिए आपको, आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीकॉम पास वाला बंदा, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला बंदा जो है वो ये काम कर लेगा, ठीक है। 12th पास वाला कोई बंदा है जैसे थोड़ी बहुत अकाउंटिंग वगैरह आती है, अकाउंट्स के बारे में पता है चीज़ें, तो ये काम कर लेगा, आराम से हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं एक स्टेप आगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी? तो 3 टर्म्स हमने पढ़ी थी, इसमें एक टर्म को हमने ब्रीफ कर दिया अभी। अब चलते हैं दूसरे टर्म्स के ऊपर और तीसरे टर्म्स पे। देखो क्या लिखा है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड एज अ सिस्टम विच कलेक्ट्स एंड प्रोसेसेस द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उसे, जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है कहाँ पे? बुक कीपिंग के अंदर, उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। किसकी इन्फॉर्मेशन है? सारी सारी है, हमारी ही बिजनेस की है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग खत्म हो गई हमारी कहाँ पे? क्लासिफिकेशन वाले एरिया पे। उसके बाद हमारी क्या स्टार्ट हो जाएगी? अकाउंटिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। तो ये सारा पार्ट किसमें रहेगा? आपका अकाउंटिंग एरिया में ना। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज कौन देता है? ये अकाउंटेंसी से मिलेगी आपको कि भैया क्या सिस्टमैटिक नॉलेज क्या है बेसिकली हमारे पास, वो सब कुछ। तुम्हारी बुक का नाम भी अकाउंटिंग थोड़ी है, क्या नाम है तुम्हारे कोर्स का? अकाउंटेंसी नाम है तुम्हारी बुक, तुम्हारे सिलेबस का है ना, सब्जेक्ट का। तो क्या है ये? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सारी नॉलेज वगैरह, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, जो भी अकाउंटिंग में आप यूज़ करोगे आगे जाके जो सिखाऊंगा, सबको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी इज ए कलेक्शन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। जितना भी आप थ्योरी पार्ट पढ़ने वाले हो, जितने भी प्रैक्टिकल एरिया आप करने वाले अकाउंटिंग में, वो सबको मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? अकाउंटेंसी देखने को मिलती है। अकाउंटेंसी वाइडर टर्म देखने को मिलती है, विच विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन हाउ टू डू अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के अंदर ही हमारे पास क्या मिलता है? बुक कीपिंग देखने को मिल जाता है। ओके, तो चलो अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन इसके ऊपर कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, ठीक है। तो पहले एक काम करो, ये तीनों लिख लो, ये वाले एरियाज, ये तो हो गया ना, ये वाले यहाँ से ये चार्ट बना लेना आराम से, आपको ना बहुत सपोर्ट मिलेगा इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर जो आपको डिफरेंसेस बिटवीन मिलेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जितनी बातें हम लोगों ने करी थी, सारी बातें यहाँ कवर हो जाएंगी और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी अभी कि हमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंसेस के बारे में पता करना है ना। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? पहला डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस क्या है? स्कोप। ये हमने कवर कर लिया। स्कोप का मतलब कि किस चीज़ का दायरा कितना है। बुक कीपिंग का दायरा कहाँ तक होता है? तो बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद, क्या करता है ये? केवल और केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा, पहला काम। दूसरा, फिर उन्हें मेजर करेगा, किस टर्म में? मनी टर्म में, कि भैया उसमें कितना पैसा लगा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है। देन उसके बाद उसकी क्या करेगा? वो रिकॉर्डिंग करने की बात करेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जनरल के अंदर। फिर उसके बाद उसको क्या कर देगा? वो क्लासिफिकेशन। दिस इज इट। इसका दायरा इतना ही है, ये इसकी लिमिट है, इसके आगे वो जा नहीं सकता। नेक्स्ट, अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग यहाँ से अगर आप करोगे आगे तो कहाँ चले जाओगे? सीधा अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिकॉर्डेड, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो जो भी डाटा इसे रिकॉर्डेड मिला है उसको समराइज करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा और उसके बाद
सीधा कम्युनिकेट कर देगा। देन उसके बाद स्टेजेस ये हमने कवर कर ही लिया था ऑलरेडी कि कौन सी स्टेज पहले आएगी, ये हमारी पहली स्टेज है, मतलब प्राइमरी स्टेज ये होती है बुक कीपिंग की। देन सेकेंड स्टेज होती है मेरी कौन सी वाली, अकाउंटिंग की। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये भी हमने कवर कर लिया था। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इनके, पहला क्या लगता है बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, केवल और केवल एक ही है कि भैया इसको बस सिस्टमैटिक तरीके से डाटा को मेंटेन करना है, मुझे प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस डाटा सही तरीके से रिकॉर्ड करके थमा देना है किसको, बड़े अकाउंटेंट को, और फिर वो क्या करेगा, वो निकालेगा नेट रिजल्ट, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है नेट रिजल्ट निकालना कि हमने बिजनेस से क्या कमाया, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है, फिर उसके बाद जो भी पोजीशन बनाई, जो भी प्रॉफिट लॉस निकाला उसको बताओ, जाके इन्फॉर्मेशन को बताओ किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मिलता है किसके अंदर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। अगले जो डिफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो डिफरेंसेस हैं मेरे कुछ अलग बेसिस के ऊपर। और हाँ, जब आप हमारे टाइम पे ना जैसे डिफरेंसेस के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम में डिफरेंसेस आते थे वो सीधा बोलता था क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो हम मार्क्स देखते थे कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का है, कोई भी 4 पॉइंट लिख दिए। बट एग्जामिनर अब स्मार्ट हो गए हैं, अब ना वो क्या करते हैं, अब वो बोलते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये जो एरिया है बेसिस वाला एरिया, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको मेंशन करके पहले से देगा कि मुझे 4 नंबर का आंसर बताओ और यही 4 के बेसिस पर ही बताओ, तो आपको पता सारे होने चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने बोला परफॉर्मेंस के बेस पे बताओ, स्कोप के बेस पे बताओ, तो आपको उसी का ही लिखना पड़ेगा। आप इसका पूछा इसका नहीं पूछा तो ये नहीं बता पाओगे, आप बता भी दे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ जॉब। तो नेचर ऑफ जॉब क्या है, बुक कीपिंग रूटीन नेचर का पार्ट है, मतलब आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो क्या है, वो एक एनालिटिकल है और डायनेमिक है। इसका मतलब क्या होता है, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह निकालना है, सारे एनालिसिस करनी है। तो देखो बिग बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस है तो क्या होगा, स्मॉल टाइम चाहिए होगा, स्मॉल गैप चाहिए होगा मुझे अकाउंटिंग करने के लिए, हर हफ्ते आके अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से डाटा चढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मेरा स्मॉल बिजनेस है तो अकाउंटिंग करने में टाइम ही कितना लगने वाला है। अकाउंटिंग करने के लिए हम अपने हिसाब से देख सकते हैं, 6 महीने में आगे, साल में आगे, ट्रांजेक्शन से कितनी है, सारी एक बार में कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मुझे इसके लिए बिग गैप्स भी आपके अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे गैप ले सकते हो, लंबे लंबे गैप ले सकते हो। अकाउंटिंग एक बार में करे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला परफॉर्मेंस, कौन क्या करेगा परफॉर्मेंस में, बुक कीपिंग कौन करेगा, बुक कीपिंग हमारा करता है जूनियर स्टाफ, मतलब 12वीं पास और बीकॉम ग्रेजुएट, बस छोटे छोटे आप नॉर्मल छोटी मोटी नॉलेज चाहिए आपको अकाउंटिंग की, हो जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए, अकाउंटिंग के लिए आपको सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेंगी, और ये इस वाले परफॉर्मेंस को, इस वाले काम को कर सकते हैं आराम से। रिलेशन, किसका कनेक्शन किसके साथ है, बुक कीपिंग का कनेक्शन क्या है, बुक कीपिंग इज द बेसिस, बेस क्या है बुक अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग ही है। और अकाउंटिंग का रिलेशन किसके साथ है, बुक कीपिंग के साथ ही है, क्योंकि बुक कीपिंग जब तक खत्म नहीं होगी अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हो रहा है आराम से। स्पेशल स्किल्स कहाँ चाहिए, इसके लिए मुझे खास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, मैकेनिकल इन नेचर होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड है स्पेशल स्किल्स। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट, ये मुझे चाहिए, क्योंकि आप इसको एनालाइज कर सको और इंटरप्रिटेट कर सको, स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट। अच्छा ये बताओ, ये सही है क्यों, इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। हाउ यू नो दैट, बिकॉज आप एलिजिबल हो इस डाटा को एनालाइज करने के लिए, ये डाटा आप एनालाइज कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास वो स्किल अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ किसी ऐसे बच्चे से पूछूं जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी है, क्या वो बता देगा, वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज उसके पास वो वाली स्किल अवेलेबल नहीं है जो आपके पास अवेलेबल है। तो अकाउंटिंग की स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि वो रिकॉर्डेड डाटा को देख के ये पता लगा सके कि वो सही है या फिर गलत है। तो अकाउंटिंग करने के लिए ये सब चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसमें इसीलिए बोला गया स्पेशल स्किल्स चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, उसके बेसिस पे एनालाइज कर सके और इंटरप्रिटेट भी कर सके, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो हमें पता होने चाहिए इनके बारे में, ठीक है। ये बना लो, ये लिख लो आराम से, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।